हेलो बच्चों, यूनिट 1 और यूनिट 2 हम पूरी ख़त्म कर चुके हैं। आज की क्लास में हम यूनिट 3 फैक्ट्रीज एक्ट से शुरुआत करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमें फैक्ट्रीज एक्ट की ज़रूरत क्या है। मिनिमम वेजेस एक्ट में हमने ये देख लिया कि कितनी उनकी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने ये देख लिया कि उनको वेजेस कैसे पे करेंगे बिना नाजायज़ डिडक्शन की उनको पूरी तनख्वाह मिले। अब फैक्ट्रीज एक्ट की क्या ज़रूरत है, उनको पैसे दे तो दिए, तो वो इसीलिए ज़रूरत है कि पैसा ही तो ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता ना। फैक्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशन कैसे हैं, हाइजीनिक है या नहीं, उसमें आप काम करने लायक है या नहीं, कोई वो इतने हैज़ार्डस तो नहीं है, और अगर इतने हैं तो उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं या नहीं, कोई बहुत छोटे बच्चों को तो एम्प्लॉय नहीं करा। तो इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ एक्ट लाया गया था। अब देखो, फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहले आया था साल 1881 में। करंटली हम 1948 वाला पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले 1881 में आया था। बीच में काफ़ी दफ़ा आया है, काफ़ी दफ़ा लैप्स हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियाँ होती थी, फिर नया इंट्रोड्यूस करा जाता था, फिर कुछ गलतियाँ सामने आती थी, फिर उसको रिवोक होकर नया इंट्रोड्यूस होता था। तो ऐसे करते करते करंटली हम 1948 का पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आया था 1881 में। क्यों? क्योंकि 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अपना एक दौर था। इंडस्ट्रीज़ फुल फ्लेज में बढ़ रही थी। इंडस्ट्रीज जो थी फुल फ्लेज में बढ़ रही थी, लेकिन जितनी स्पीड से हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, उससे डबल स्पीड में हमारे वर्कर्स ग्रो कर रहे थे मार्केट में। ऐसा क्यों? वर्कर्स क्यों इतने ग्रो कर रहे थे? क्योंकि भाई जब ब्रिटिशर्स अपने गुड्स इंडियन मार्केट में लेकर आए, तो क्या हुआ, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे, वो कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा था। उनके गुड्स भाई, उनकी फिनिशिंग अच्छी आती थी क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स थे, प्राइस कम होता था। ठीक है, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से ऑल इन ऑल उनके गुड्स की प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो कारीगर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर जो भी हैं, वो सारे सड़क पे आ गए, सारे बेरोज़गार हो गए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ में इंडस्ट्रीज तो बढ़ रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे वर्कर्स बढ़ रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिस भी चीज़ की सप्लाई, सिंपल इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल है, देखो, जिस भी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसका वैल्यू गिर जाएगा। यही हमारे वर्कर्स के साथ हुआ कि भाई इनकी डिमांड थी, ऐसा नहीं था डिमांड नहीं थी, डिमांड थी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देयर सप्लाई, वो लोग जितने मार्केट में प्रेजेंट थे वर्कर्स, उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, इनकी वैल्यू गिर गई। वर्कर्स को क्या फेस होने लगा कि भाई एम्प्लॉयर्स स्टॉप्ड केयरिंग। एम्प्लॉयर्स को फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई भी जगह है वहाँ काम करो, वर्किंग कंडीशन कैसी है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, हाइजीन है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी जगह है काम करो। ठीक है। दूसरा, तो जैसी भी, अब इन्होंने केयर करना बंद कर दिया, इससे क्या मिला इनको, पुअर वर्किंग कंडीशन। पहला हमने समझा कि भाई एम्प्लॉयर स्टॉप्ड केयरिंग, किस चीज़ के लिए स्टॉप केयरिंग, अबाउट देयर वर्किंग कंडीशन, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से क्या होने लगा, उनकी लाइफ या हेल्थ रिस्क आने लगे। ठीक है, मतलब कि क्या होता था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये हम आगे समझेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, फैक्ट्री क्या है, हैज़ार्डस प्रोसेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम आगे समझेंगे। तो अभी के लिए ये समझो कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसे होते थे जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे वर वेरी हैज़ार्डस इन नेचर। ठीक है, उनकी नेचर बहुत हैज़ार्डस होती थी। ठीक है, तो इनको लाइफ या हेल्थ रिस्क, मतलब जान जाने का रिस्क था, जान नहीं जाएगी तो हेल्थ, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ेस हो जाएंगी, जैसे स्किन कैंसर, लंग कैंसर, अस्थमा। ठीक है, तो ऐसी होने की चीज़ें। अब इन सब की वजह से ये लाइफ या हेल्थ रिस्क जो एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे थे, वो अगर अपनी कोई बात रखने की कोशिश करते थे एम्प्लॉयज़ कि भाई हमें ढंग की वर्किंग कंडीशन दो, ऐसे नहीं चलेगा काम, तो क्या होता था, उनको काम से निकाल दिया जाता था कि भाई तेरे को ज़्यादा दिक्कत है ना,
तू निकल, दूसरा आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतने एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, तेरे को भी दिक्कत है, तू भी निकल, तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मार्केट में होने की वजह से लो बार्गेनिंग पावर, उनको कोई अपनी वो डिमांड, अपनी कोई राइट रखने की उनकी पावर ही गिर गई। क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ वैल्यू गिरी हुई है, ठीक है। उनकी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा है, उनकी वैल्यू ही ख़त्म है, ठीक है। नेक्स्ट कि भाई ओवर टाइम उनसे फालतू में कराया जाता था हद से ज़्यादा, ठीक है। और कोई हॉलीडे का भी प्रोविज़न नहीं होता था। मतलब जिन लोगों को ओवर टाइम का हमें पता है कि एटलीस्ट ट्वाइस तुम्हें देनी पड़ेगी उसको मिनिमम वेज का, ठीक है। तो जिन लोगों को तो ये चीज़ के बारे में पता था, ठीक है, उन लोगों ने शोर मचाया, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन से सारा लिया। लेकिन जिनको आइडिया नहीं था इस चीज़ का, उनसे मुफ्त में ओवर टाइम करवाया जा रहा था, ठीक है। तो ओवर टाइम, फिर हॉलीडे की दिक्कत, कोई छुट्टी का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। तुम उनसे इतनी मजदूरी करा रहे हो, बंदा थक जाए, टूट जाए, ठीक है, लेकिन पूरे पूरे हफ्ते कभी भी आना है, कभी भी बीच में किसी एक दिन छुट्टी दे दी मन मर्जी, लेकिन हर हफ्ते आना है, छुट्टी करी, पैसा कटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिक्कत कि भाई रैम्पेंट पासिंग ऑफ प्लान्स, मतलब कि उस टाइम क्या था, सरकार का गोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी चक्कर में क्या हुआ कि जो भी इंडस्ट्री का नया कोई फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान आता था, सरकार उसको बिना प्रॉपर सर्वे करे, बिना उसका फीजिबिलिटी टेस्ट लिए कि भाई ये चीज़ फीजिबल है या नहीं, उसका बिना सर्वे किए उसको टिक मार्क दे रही थी कि भाई हाँ जो आ रही है पास कर दो, पास कर दो। तो रैम्पेंट पासिंग ऑफ प्लान्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होने लगा, वर्कर्स का बेड़ा गर्क। क्या हमें दिखा, दूसरे पेन से लिख देती हूँ कि भाई ऑक्यूपेशनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स देखने को मिले। किसको? हमारे वर्कर्स को। वर्कर्स में कौन कौन आ गया तुम्हारे? एक तो मेल, अडल्ट मेल वर्कर्स, दूसरा की विमेन, ठीक है। उसके बाद आ गए तुम्हारे यंग पर्सन्स। यंग पर्सन में कौन आ गया? एक तो आ गया तुम्हारा चाइल्ड, और तुम्हारा आ गया अडोलेसेंट। चाइल्ड कौन होता है? जो कि 15 साल से, चाइल्ड कौन है? जो कि 15 साल से कम है। और एडोलेसेंट कौन है? जो कि 15 से ऊपर है, 18 से कम है, ठीक है। 18 से ऊपर तो ऑब्वियसली अडल्ट ही हो गया, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहले आया 1881 में। क्यों? क्योंकि भाई इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे वर्कर्स बढ़ रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई एम्प्लॉयर स्टॉप्ड केयरिंग, जैसी वर्किंग कंडीशन है काम करो, पुअर वर्किंग कंडीशन मिली, लाइफ या हेल्थ रिस्क आने लगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ही हजार्डस नेचर के होते थे, ठीक है। उनको लो बार्गेनिंग पावर मिली हमारे एम्प्लॉयज़ को, कोई ओवर टाइम हद से ज़्यादा कराया जाता था, कोई छुट्टी का प्रोविज़न नहीं था। रैम्पेंट पासिंग ऑफ प्लान्स, बिना सर्वे के प्लान पास हो रहे थे। इससे क्या हुआ, हमारे वर्कर्स का बेड़ा गर्क हुआ। ऑक्यूपेशनल प्लस इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। और वर्कर्स में कौन आ गया? एक तो मेल, अडल्ट मेल वर्कर्स, उसके बाद फिर फीमेल आ गई, तुम्हारी विमेन आ गई। यंग पर्सन में दो लोग आते हैं। एक तो आ गया चाइल्ड, जो कि 15 साल की उसकी उम्र अभी नहीं हुई है, 15 साल से जो कम है। और दूसरा आ गया एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कौन? जिसने 15 की उम्र अटेन कर लिया, लेकिन 18 से कम है, 18 से ऊपर अडल्ट हो गया, ठीक है। तो इन सारे कारणों की वजह से फैक्ट्रीज एक्ट आया था। फैक्ट्रीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफगार्ड करना। किसको? हमारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। वो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो सेफ्टी के प्रोविजंस लाता है, हमारे जो वर्किंग कंडीशन है कि कहाँ काम कर रही है, ये नहीं कि कोई जैसी मर्जी वर्किंग कंडीशन है उसका, हाँ भाई काम कर रहा है ठीक है करता रहे, नहीं, उसकी वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए फैक्ट्रीज एक्ट आया है। मैंने क्लास के स्टार्ट में समझाया था कि फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहले साल 1881 में आया था, लेकिन करंटली हम 1948 का पढ़ते हैं। मतलब साल 1881 और 1948 के बीच में कुछ तो हुआ है, राइट? तो चलिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट आया 1881 में, उसके बाद आया 1891 में, उसके बाद आया 1911, 1934 और फाइनली 1948, यानी आज का जो प्रेजेंट एक्ट है।
अब सबसे पहले 1881 का एक्ट देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि भाई लेस देन 7 years ऑफ एज, मतलब जो भी बच्चा 7 साल से कम की उम्र का है वो फैक्ट्री में काम करना उसे अलाउड नहीं करेंगे। दूसरा कि भाई जो बच्चे हैं चिल्ड्रन के वर्किंग आवर्स इन्होंने लिमिट करे कि भाई उसको पर डे तुम 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि भाई 4 हॉलीडे छुट्टियों का प्रोविजन रखा, 4 हॉलीडे ईच मंथ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 4 हॉलीडे पर मंथ कंपल्सरी है, होनी ही होनी है। नेक्स्ट इंटरवल कि भाई जो बीच में ब्रेक ले सकते हो, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, ये वाला प्रोविजन लाया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्ट एप्लीकेबल है जहां 100 या मोर वर्कर्स हो, यानी 100 या 100+ वर्कर्स पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, 1881 वाला। नेक्स्ट आया 1891 का एक्ट। ये एक्ट बेसिकली 1881 का रिवाइज्ड वर्जन है। इसने 1881 में जो भी लूप होल्स थे वो कवर करे, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम 7 साल की एज दी हुई है, तो यहाँ पर उसे बढ़ाकर 9 साल कर दी, 9 years ऑफ एज। मतलब जो भी बच्चा अब 9 साल से कम की उम्र का है वो इन फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। दूसरा कि 1881 में 100 या 100+ वर्कर्स जिस फैक्ट्री में हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। यहाँ पर 50 या 50+ वर्कर्स पे फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। ठीक है, जिस भी फैक्ट्री में 50 या 50+ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ ये फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन लाया था एक कि विमेन एंड चिल्ड्रन ये रात को काम नहीं करेंगे, मतलब कि रात 8 बजे 8 PM से सुबह के 8 बजे, इन दोनों के बीच का इंटरवल जो 12 आवर्स का बीच का, ये रात के 12 घंटे विमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्री में तुम इन दोनों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया था 1911 वाला फैक्ट्रीज एक्ट। ये बेसिकली तुम्हारा सेफ्टी प्रोविजंस इसने इम्प्रोवाइज करे थे। ठीक है, प्लस इसने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ करी थी, फायर इंसिडेंट्स, मतलब आग से होने वाली जो एक्सीडेंट्स थे उन्हें भी इसने इंक्लूड करना शुरू करा था। ठीक है, और ये वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बेसिकली अच्छे प्रोविजंस लाया था। जैसे कि इसने सीजनल फैक्ट्रीज इंक्लूड करना शुरू कर दिया, मतलब कि अब से सीजनल फैक्ट्री भी, उस पर भी फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। सीजनल फैक्ट्री जैसे कॉटन या जूट की फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज बेसिकली जो 7 महीने से ज़्यादा, मैक्सिमम 7 महीने से ज़्यादा ऑपरेशन में नहीं रहती, सीजनल फैक्ट्रीज। ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगी इस डेफिनेशन में। और इसने लिमिट कर दिए वर्किंग आवर्स, जो मेल्स हैं वो 12 घंटे से ज़्यादा आप उन्हें नहीं काम करवा सकते, और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन्हें 6 घंटे की लिमिट दे दी कि 6 घंटे से ज़्यादा आप उनसे फैक्ट्री में नहीं काम करवा सकते। उसके बाद फाइनली 1934 वाला आया। इसमें क्या हुआ था, बेसिकली हमने लास्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ही लास्ट क्लास में ही समझा था कि 1929 में एक रॉयल कमीशन अपॉइंट करी गई थी, याद है? तो उस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे, उस कमीशन की ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसी के बेसिस पे एक रिव्यूड एक्ट निकाला था। ठीक है, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1934 का एक रिव्यूड एक्ट निकाला था। ये तुम्हारा फोर्स में आया था 1935 को। ठीक है, इसने क्या बात की थी कि अब जैसे पीछे वाले एक्ट्स थे 50+ वर्कर्स पे लगेंगे, यहाँ 20+ वर्कर्स, जिस भी फैक्ट्री में 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं उस पर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद
जो 1934 का एक्ट है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन लेके आया था वो था इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ये 1934 वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन लेकर आया इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन का, कि भाई चेक करो कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, हाइजीनिक कंडीशंस प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं, कहीं उन्हें ऐसा काम तो नहीं दिया जा रहा कि उनकी लाइफ पे इतना रिस्क है या उनको हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनको इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन वाला एक प्रोविजन लेकर आया। ठीक है, बाकी तो इस एक्ट ने थोड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लेबर की वर्किंग कंडीशंस के ऊपर भी इसने कमेंट किया था। ठीक है, उसके भी प्रोविजंस मतलब ये लेकर आया था। नेक्स्ट उसके बाद जो फाइनल आता है वो 1948 है, जो एक्ट हम आज पढ़ रहे हैं। नाउ हियर आर द नोट्स ऑन द सब्जेक्ट। इसमें यही है कि भाई पास कब हुआ था, 1948 का एक्ट है, तो 28 अगस्त 1948 को ये पास हुआ था। एक्सटेंड किया है होल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के हर स्टेट पे लगेगा फैक्ट्रीज एक्ट। ये वही है जो भी हमने क्लास में समझा है। फिर इसके सेलिएंट फीचर्स आ गए, तो ये क्या है कि भाई जो हमारे वर्कर्स हैं एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज़, उसके हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजंस की बात करता है। फिर ये किन फैक्ट्रीज़ पर ये लगता है फैक्ट्रीज एक्ट, वो फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर वो वाली फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर, मतलब जो फैक्ट्री पावर के साथ, मतलब जो पावर का यूज़ कर रही है, उस फैक्ट्री में अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं तो वो फैक्ट्री आएगी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। और अगर विदाउट द एड ऑफ पावर है तो 20 या 20 से ज़्यादा लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि भाई ये वेंटिलेशन की बात करता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए फैक्ट्री में, प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, यूरिनल होंगे। ठीक है, यही सब है। ये जब हम आगे सेक्शंस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। उसके बाद अब ये आता है तुम्हारा 9 पॉइंट पे केस। इस केस में क्या कहा गया था कि भाई जो फैक्ट्रीज एक्ट है दैट शैल प्रिवेल ओवर इंडियन पीनल कोड। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडियन पीनल कोड क्या है, हमारा जनरल लॉ। ठीक है, 4 टाइप्स के लॉ होते हैं, जनरल लॉ हो गया, पर्सनल लॉ हो गया, स्पेशल लॉ हो गया, लोकल लॉ हो गया। ठीक है, आईपीसी है हमारा जनरल लॉ। जनरल लॉ क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेल फीमेल, तो मतलब कोई भी हो, सब पे एक समान लगेगा ये। ठीक है, फिर फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, स्पेशल लॉ है हमारा। तो ये चीज़ होती है कि अगर स्पेशल एक्ट ने कोई प्रोविज़न दिया है तो वो जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। तो यही चीज़ इस केस में गई थी कि फैक्ट्रीज एक्ट हमारी एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और इंडियन पीनल कोड जनरल लॉ है। तो फैक्ट्रीज एक्ट शैल प्रिवेल ओवर, प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट शैल प्रिवेल ओवर इंडियन पीनल कोड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसके ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत ज़्यादा खींचे, वो इसलिए क्योंकि भाई कई बार ये पेपर में सिर्फ 12.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नेचर पर्पस ऑब्जेक्टिव बताओ इस एक्ट का। ठीक है, फिर इसमें ये एक केस भी है, BY क्षत्रिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बस यही इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव ही बताए थे। इसमें क्या कहा गया था बेसिकली कि फैक्ट्रीज एक्ट किस लिए आए, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वर्कर्स जो एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री है उनको इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से बचाना। अभी इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होता क्या है, इंडस्ट्रियल बेसिकली कि तुम जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है तो वो इंडस्ट्री हो गई आईटी। कोई क्लोथिंग सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी इंडस्ट्री। अब क्लोथिंग सेक्टर में क्या होता है रिस्क, जैसे कि जो कपड़ों के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जो रेशे होते हैं ना, वो कई बार नाक में चले जाते हैं और मतलब तुम्हारा विंड पाइप, लंग्स वगैरह ब्लॉक करना, अस्थमा वगैरह ऐसी डिजीज़ आती हैं। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल। तुम जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई केमिकल वाली इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, तो जो वो केमिकल जितना टॉक्सिक नेचर का होगा उससे अगर तुम एक्सपोज्ड हो, ठीक है, तो ये हो गए इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स। फिर होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब जैसे मान लो तुम क्लोथिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, उसमें भी अलग अलग जॉब्स हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल मतलब जिस चीज़ से तुम अपनी लिविंग अर्न कर रहे हो, ठीक है। क्लोथिंग सेक्टर में किसी का काम होगा कि कपड़ों को पैक करना, बन गए कपड़े अब उनको प्रॉपर बस पैकेजिंग करनी है, ठीक है। किसी का काम है, अब जो पैकेजिंग कर रहा है उसको इतना रिस्क नहीं है, लेकिन जो उसको प्रॉपर फाड़ रहा है, दोबारा से सिल रहा है, उनको वो जो रेशे जो नाक में जाते हैं उसको इस चीज़ से ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो बस यही चीज़ है कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये किस लिए आया है, हमारे वर्कर्स को इंडस्ट्रियल हैजार्ड और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से बचाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था बेसिकली कि ऑक्यूपायर जो होता है, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन हम आगे समझेंगे कि ऑक्यूपायर पे ऑब्लिगेशन डालता है हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। ये पूरे ये मेजर्स लेता है एक्ट कि भाई वो हेल्दी और सैनिटरी कंडीशंस में काम कर रहे हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस देता है,
ठीक है, कि मतलब एक्सीडेंट्स जो हैं वो प्रिवेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और तो और ये एक्ट क्या करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि इंस्पेक्टर वगैरह अपॉइंट कर सके। ठीक है, जो कि मतलब इंस्पेक्ट करे फैक्ट्रीज़ की जो प्रॉपर रजिस्टर कहाँ है मेंटेन करने के लिए, वो हुआ जा रहा है या नहीं। उसके बाद प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं, तो वो सुपरवाइज़ वगैरह कर सके। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी हुई है कि वो ऐसे इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है।